तो आज हमने स्टार्ट करना है आर्टिफिशियल सीजनिंग ऑफ टिम्बर से। टिम्बर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था। एक नेचुरल उसकी सीजनिंग हम करते हैं और दूसरा उसकी हम सीजनिंग करते हैं आर्टिफिशियली। सीजनिंग करते क्यों है? क्योंकि टिम्बर के अंदर जो उसका ब्लड मौजूद होता है, तो उस वो अगर उसके अंदर मौजूद रहे तो वो टिम्बर को ख़राब कर देता है, टिम्बर फिर इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, उस टिम्बर के अंदर जो उसका ब्लड मौजूद है उसको आपने वॉश करना होता है। तो वॉश करने के लिए एक उसका नेचुरल तरीका है, यानी ड्राई टिम्बरिंग, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। और दूसरे उसका आर्टिफिशियल सीजनिंग का तरीका है। आर्टिफिशियल सीजनिंग के तरीके में सबसे पहला जो है आपके पास वो है किल्न सीजनिंग। तो calculation on the percentage of moisture content of pre-seasoned or post-season dry wet timber can be calculated using the following formula। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इनिशियल ड्राई वेट। सबसे पहले वेट किया जाता है टिम्बर को किल्न के अंदर डालने से पहले, उसका फिर वेट नोट कर लिया जाता है और किल्न के बाद फिर टिम्बर का दोबारा वेट नोट कर लिया जाता है। तो डिवाइडेड बाय उसको किया जाता है ड्राई वेट से, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया जाता है, तो ये उसकी परसेंटेज होती है। लेट्स सपोज एक टिम्बर आपके पास 100 केजी का है, उसका इनिशियल वेट, उसको आपने किल सीजनिंग के जरिए ड्राई किया। तो ड्राई करने के बाद जब उसका आपने वेट नोट किया तो वो कितना था आपके पास, 90 केजी। तो ये फार्मूला जब आप अप्लाई करेंगे तो क्या है, सबसे पहले यहाँ पर इनिशियल ड्राई वेट आपके पास कितना था, 100 माइनस ड्राई वेट कितना हुआ किलिंग के बाद, 90 डिवाइडेड बाय ड्राई वेट 90, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जरा कैलकुलेट करके मुझे आंसर कितना आ रहा है जी, 100 माइनस 90 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय, ये 10 नहीं करना, सॉरी, यहाँ पर 100 करना है। ये जरा कैलकुलेट करके आप मुझे इसका आंसर बताएं कितना आता है। जल्दी से ही। हैदर अली, मोहम्मद उसामा, यासीन, सलमान बेग, शाह फैसल, कैलकुलेट करके जल्दी से आप मुझे बता दें काइंडली कितना आता है इसका आंसर। मेरी आवाज पहुंच रही है जी आप तक? आवाज अगर मेरी आप तक पहुंच रही है तो काइंडली रिस्पॉन्स करें जी। मोहम्मद उसामा, मैंने कहा ये जो आपके सामने इक्वेशन लिखी है इसको कैलकुलेट करके जरा इसका आंसर बता दें।
जी शाह फैसल, क्या कहना चाह रहे हैं आप? शाह फैसल, ये इक्वेशन जो आपके सामने लिखी है मैंने, 100 - 90 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100, इसका आंसर जरा कैलकुलेट करके बताएं मुझे कितना आता है। यार ये कोई इतनी लंबी इक्वेशन तो मैंने नहीं लिखी, क्या हो गया मेरे भाई? आप लोग मीटिंग ज्वाइन करके मोबाइल साइड पे तो नहीं रखते थे? ये बाकियों तक मेरी आवाज पहुंच रही है नहीं पहुंच रही? आप फौरी तौर पर रिस्पॉन्स क्यों नहीं करते जी? अब अगर आप लोगों ने रिस्पॉन्स ना किया, किसी ने, मैंने किक आउट कर देना यहाँ से। तो आंसर आता है जी 11.11%। तो इसका मतलब क्या है, अगर 100 kg का इनिशियल वेट होगा, 100 kg अगर इनिशियल वेट होगा, और किल में डालने के बाद उसकी सीजनिंग करने के बाद अगर उसका वेट हो जाता है 90 kg, तो इसका मतलब है वेट के अंदर 11.11% रिडक्शन वाकई हुई है। ठीक हो गया जी। इफ द इनिशियल वेट of a piece of pre-seasoned timber is 20 kilos and its post-seasoning weight is 50 kg, then its percentage moisture content of the timber is 33%। तो ये कैसे आया 33%? इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए। Caution must be taken when the seasoning timber to ensure that overheating does not occur। Overheating नहीं होनी चाहिए kiln में। If overheating occur, then a form of case hardening may occur whereby the outer skin of the timber become the excessively dry and brittle। अगर आप हीटिंग ज्यादा दे देते हैं किल के अंदर, तो इससे क्या हो जाता है, जो उसकी एक्सटीरियर सरफेस है, जो एक्सटीरियर उसकी आउटर स्किन है, वो क्या हो जाती है, वो बहुत ही ज्यादा ड्राई हो जाती है, और जब बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है तो उसके नतीजे में क्या हो जाती है, ब्रिटल हो जाती है काफी। The diagram given opposite is of the airflow around a timber kiln। Air is forced in a circular path around the kiln. As it circulates, it passes across a set of heaters then that dry the air। ये जो आप देख रहे हैं एरोज के निशान, ये एरोज क्या है, ये दरअसल एयर ही है। एयर क्या होती रहती है, पास होती रहती है, इसके सराउंडिंग में घूमती रहती है गर्म हवा, जो इसको इसके अंदर जो मौजूद होता है, जो सोल्यूशन, जो इसका ब्लड होता है, उसको सुखाती रहती है, सीजन करती रहती है। Because the potential difference in the moisture content of the timber and the air circulating around it, moisture is drawn out of the timber into the air and expelled through the vents। तो होता क्या है, जिस तरीके से आप कपड़े धो के रस्सी पे डालते हैं सुखाने के लिए, तो हवा जिस जिस तरह उससे टकराती है, और हवा टकराने के बाद उसके अंदर जो पानी मौजूद होता है, मॉइस्चर मौजूद होता है, उसको अपने अंदर जज्ब करके ले जाती है। इसी तरीके से यहाँ स्किल में भी होता है कि आप जो टिम्बर डालते हैं, उस टिम्बर के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट होता है, वो मॉइस्चर कंटेंट जो इर्द गिर्द हवा घूम रही होती है, अपने अंदर जज्ब करके उस मॉइस्चर कंटेंट को खत्म कर देती है। किल्न आर यूजुअली डिवाइडेड इनटू क्लासेस। एक को प्रोग्रेसिव कहते हैं और दूसरी को क्या कहते हैं, कंपार्टमेंट। Both methods rely on the controlled environment to dry out the timber and require the following factors. Number one, forced air circulation by using large fan or blowers।
कि जो आपने इस किल्न के अंदर गर्म हवा को छोड़ना है वो किससे छोड़ना है, वो अ, आपने बड़े पंखे से या ब्लोअर से। नंबर टू, हीट ऑफ सम फॉर्म प्रोवाइडेड बाय पाइप स्टीम। इसी तरीके से पाइप के जरिए भी आपने ये स्टीम जेट्स लगे हुए हैं, तो इन पाइप्स के थ्रू भी कुछ ना कुछ हीट इस किल्न के अंदर आपने पहुंचानी है। ह्यूमिडिटी कंट्रोल प्रोवाइडेड बाय स्टीम जेट्स। इसी तरीके से स्टीम जेट को आप इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर वाली ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए। तो ये किल्न किस तरीके से होती है, एक बॉक्स टाइप होती है। इस बॉक्स के अंदर या इस कमरे के अंदर, कमरे टाइप होती है, उसके अंदर आप ये मुख्तलिफ टिम्बर रख देते हैं। टिम्बर रखने के बाद उसके अंदर वाला मॉइस्चर भी आप कंट्रोल करते हैं, हीट भी कंट्रोल करते हैं, और उसके अंदर आप एयर को ब्लो कराते हैं टिम्बर के चारों तरफ, ताकि जल्दी से इसकी सीजनिंग हो जाए। Amount and duration of air, heat and humidity depends on the species, size and quantity. इसी तरीके से अमाउंट और ड्यूरेशन जो है, कितने अमाउंट और कितनी ड्यूरेशन के लिए आपने अंदर एयर को ब्लो कराना है, कितनी हीट देनी है और कितने टाइम के लिए देनी है, और इसी तरीके से आपने ह्यूमिडिटी किस तरीके से कंट्रोल करनी है। यह डिपेंड करता है किन चीज़ों के ऊपर, इन तीन चीज़ों के ऊपर। सबसे पहले क्या है जी, स्पेशियस, साइज एंड क्वांटिटी। के आपने अंदर जो टिम्बर रखे हैं वो टिम्बर किस टाइप के हैं, उनका साइज कितना है और उनकी क्वांटिटी कितनी है। तो इनके मुताबिक आप फिर डील करते हैं, एयर, हीट और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं। तो इस तरीके से ये जो आपके पास ये वाला फिगर दिखाया हुआ है लेफ्ट वाला, ये है आपके पास अ कंपार्टमेंट किल, और ये है आपके पास प्रोग्रेसिव किल। अब प्रोग्रेसिव किल और कंपार्ट किल के अंदर क्या फर्क होता है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि कंपार्टमेंट के अंदर एक कंपार्ट है जिसके अंदर एक ही जगह पर जो आपने रखा हुआ है, टेम्पर रखे हुए हैं, वो उसी जगह पर रुके हुए हैं, और ये पंखा चलता है, और उसके इर्द गिर्द वाली जो हवा है, उसके इर्द गिर्द वाली एयर जो ब्लो कर रही है, वो इन टिम्बर के अंदर जो मॉइस्चर मौजूद होता है वो जज्ब कर लेती है। जबकि प्रोग्रेसिव के अंदर क्या होता है, प्रोग्रेसिव के अंदर आप ये देख रहे हैं कि काफ़ी सारे यहाँ पर पाइल्स लगी हुई हैं टिम्बर की, और जैसे जैसे मतलब एयर यहाँ से आती रहती है, एयर आकर इनके अंदर जो मॉइस्चर होता है इसको जज्ब करती रहती है, और जैसे ही ये फ्रंट वाला पोर्शन, मतलब ये एक ढेरी, टिम्बर की एक ढेरी या एक पाइल जब खुश्क हो जाती है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से एग्जिट हो जाती है, इसकी जगह पर ये दूसरी आ जाती है। इसी तरीके से जब ये दूसरे वाली आगे आती है, यहाँ से हवा टकराती है, तो इसके अंदर भी जब वो सारा सोल्यूशन, सारा पानी जब इसका सूख जाता है तो ये भी एग्जिट हो जाती है। तो प्रोग्रेसिव में क्या है, एक तरतीब के साथ साथ ये टिम्बर की सीजनिंग होती रहती है, और ये क्या है, जरा थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस है। और टाइप टू है हमारे पास केमिकल सीजनिंग। इन केमिकल सीजनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम कार्बोनेट और यूरिया आर यूज्ड एज एजेंट्स फॉर सीजनिंग। Those are applied in dry state. The inner surface of timber dries first, then outer surface. तब क्या किया जाता है, ये जो आपके सामने केमिकल लिखे हुए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम कार्बोनेट या यूरिया, इनको इस्तेमाल किया जाता है सीजनिंग के लिए। तो जब आप इनको इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले टिम्बर की अंदरूनी सरफेस जो है वो ड्राई होती है, उसके बाद बैरूनी सरफेस उसकी ड्राई होती है। दिस इंश्योर्स द यूनिफॉर्म सीजनिंग। इससे हमें इस बात का पूरा यकीन होता है कि केमिकल सीजनिंग जब हम कर रहे होते हैं तो यूनिफॉर्म सीजनिंग होती है, यानी कि टिम्बर के थ्रू आउट टिम्बर जो उसका सोल्यूशन खत्म होता है वो एक ही तरतीब के साथ साथ खत्म होता है, एक ही तरतीब के साथ साथ उसकी सीजनिंग होती है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस सीजनिंग इज 30 to 40 days। इसकी सीजनिंग का टाइम जो आपके पास होता है वो 30 से 40 दिन के दरमियान दरमियान होता है। उसके बाद है आपके पास इलेक्ट्रिकल सीजनिंग। तो इलेक्ट्रिकल सीजनिंग जो है ये बहुत ही जल्दी हो जाती है, ये आप देख सकते हैं कि 5 से 8 घंटे के अंदर इलेक्ट्रिकल सीजनिंग हो जाती है। इन दिस मेथड इलेक्ट्रिकल करंट इज पास्ड थ्रू द टिम्बर लॉन्ग्स। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस सीजनिंग इज 5 to 8 hours। तो 5 से 8 घंटे के दौरान दौरान ये क्या हो जाती है, इसकी सीजनिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाती है। एडवांटेजेस ऑफ सीजन टिम्बर। अब हम टिम्बर की सीजनिंग करते क्यों हैं, उसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। नंबर वन, इट हैज रिड्यूस्ड वेट, इट इज स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल।
सबसे पहले उसका वेट कम हो जाता है, उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल हो जाता है अब सीजनिंग के बाद। इट हैज रेजिस्टेंस टू डिके और रॉट, इट टेक्स हाई पॉलिश। सीजनिंग करने के बाद उसके अंदर जो डिके होने की खासियत होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, या उसके अंदर मुज़ाहिमत बढ़ जाती है डिके होने के अगेंस्ट, यानी कि वो फिर ख़राब नहीं होता, पायदारगी इसकी बढ़ जाती है और उसके ऊपर आप डिफरेंट टाइप की पॉलिशेस भी कर सकते हैं। इट इज़ ईजियर टू वर्क, इट्स लाइफ टाइम इज मोर। जब टिम्बर को आप सीजन कर लेते हैं तो उसके साथ काम करना आसान हो जाता है, उसको किसी भी शेप के अंदर मोल्ड करना हो तो वो चीज़ आसानी के साथ हो जाती है, और सीजन टिम्बर की लाइफ भी ज़्यादा होती है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी। उसके बाद है जी हमारे पास डिफेक्ट्स इन टिम्बर। टाइप्स ऑफ defects in timber as construction material. In general, the defects in the member are timber are mainly due to नेचुरल फोर्सेस की वजह से एक उसके अंदर डिफेक्ट आता है, दूसरा फंजाई की वजह से, तीसरा ड्यूरिंग सीजनिंग, सीजनिंग के दौरान भी जो आप डिफरेंट टाइप की सीजनिंग करते हैं तब भी इसके अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट आ सकता है। ड्यूरिंग द कन्वर्जन, जब आप इसको किसी दूसरी शेप के अंदर चेंज कर रहे होते हैं तब भी हो सकता है। पांचवा क्या है, इंसेक्ट्स के जो हशरात वगैरह होते हैं वो इसको खराब कर देते हैं। तो ये आपके सामने है जी टिम्बर, डिफेक्ट्स इन टिम्बर। ये आपके सामने सारे डिफेक्ट्स लिखे हुए हैं, इनको अगली स्लाइड्स के अंदर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आप ऐसा करें, इनको एक बार पढ़ लें तमाम को। सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, डिफेक्ट्स इन टिम्बर ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस, बल्कि आप ऐसा करें, डिफेक्ट्स इन टिम्बर ड्यू टू द नेचुरल फोर्सेस। ये तमाम लिखे हुए हैं, ये जो डिफेक्ट हैं ये किसकी वजह से, नेचुरल फोर्सेस की वजह से इतने डिफेक्ट आते हैं। और ये डिफेक्ट इन टिम्बर ड्यू टू द फंजाई, 7 डिफेक्ट जो हैं वो फंजाई की वजह से आते हैं। इसी तरीके से 10 डिफेक्ट जो हैं वो किसकी वजह से आते हैं, सीजनिंग के दौरान आते हैं। और 4 डिफेक्ट जो हैं उसके अंदर कन्वर ड्यूरिंग द कन्वर्जन आते हैं। इसी तरीके से 3 डिफेक्ट आते हैं ड्यू टू द इंसेक्ट्स। तो इन तमाम को, यानी जो आपके पास कितने बनते हैं, 4 + 3 7, 7 + 10 17, 17 + 7 24, और तकरीबन अगर इनको हम 10 भी कह लें तो 34 35, तो अराउंड 35 डिफेक्ट्स टोटल हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे फिगर्स के साथ। तो इसको जरा आप डिटेल में देख लें, डिफेक्ट्स इन टिम्बर ड्यू टू द नेचुरल फोर्सेस। सबसे पहला क्या है, विंड क्रैक। तो इनको आप पढ़ लें जरा, 14 डिफेक्ट्स हैं ये टोटल कुल मिला के, एक बार देख लें और इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी विंड क्रैक। विंड क्रैक की शेप ये है आपके सामने, ठीक होता है किस वजह से ये देख लेते हैं। दीज आर शेक्स और स्प्लिट्स ऑन द साइड्स of a bark of timber due to the shrinkage of exterior surface exposed to the atmospheric influence। तो बाहर जो विंड चल रही होती है या बाहर जो टेम्परेचर चल रहा होता है, तो बाहर के एजेंट्स की वजह से, वेदरिंग एजेंट्स की वजह से इसकी जो आउटर सरफेस होती है, ये आउटर सरफेस क्या होना शुरू हो जाती है, खराब होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से थ्रू आउट द टिम्बर, थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ टिम्बर, इसके अंदर एक श्रिंकेज पैदा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये मौजूदा शेप बन जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, विंड क्रैक कहते हैं। अमूमी तौर पर ये किस वजह से होते हैं, जो विंड चल रही होती है और आउटर सरफेस के ऊपर आकर वो विंड एक्ट करती है, उसके एक्ट करने के बाद उसके अंदर श्रिंकेज पैदा करना। तो बेसिकली विंड की वजह से श्रिंकेज होती है और श्रिंकेज की वजह से ये एक विंड क्रैक पैदा होते हैं।
दूसरा है हमारे पास शेक्स इन टिम्बर। पहले आप ये देख लें शेप, ये इस इन तमाम के कप शेक्स इसको हम कहते हैं। इसी तरीके से हार्ट शेक, रिंग शेक, स्टार शेक और रेडियल शेक आपके पास आ जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है आपके पास जी, कप शेक्स। तो कप शेप्स आप ये जो आप देख रहे हैं ना, एक सर्कल, सर्कल के अंदर दूसरा, तीसरा सर्कल, इनको हम क्या कहते हैं, रिंग्स कहते हैं। किसी भी टिम्बर के ये क्या होते हैं, रिंग्स होते हैं। तो आप ये देख लें कि कप शेक्स क्या होते हैं कि एक रिंग और दूसरी रिंग के दरमियान, एक रिंग और दूसरी रिंग के दरमियान जो उनकी टचिंग सरफेस होती है, अगर वहां पर डिफेक्ट आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, कप शेक कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Cup shakes are formed due to the non-uniform growth of a tree or excessive bending by cyclones or winds. In this case, the shakes develop between the annual rings and separates them partly. अब एनुअल रिंग क्या होता है, आप अगर मिसाल के तौर पर कोई दरख्त, आप जमीन के अंदर किसी दरख्त का बीज बोएं, तो दरख्त जैसे जैसे बड़ा होता है तो आप देखते होंगे कि पहले उसका थोड़ा सा कद बड़ा होता है, लेकिन उसका जो तना होता है, उसका क्रॉस सेक्शन कोई इतना ज्यादा नहीं होता। जैसे जैसे दरख्त पुराना होता जाता है, उसके तने का क्रॉस सेक्शन जो है वो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। होता क्या है कि हर एक साल के अंदर, मिसाल के तौर पर पहले साल के अंदर ये एक रिंग थी, तो दूसरे साल के अंदर ये दूसरी रिंग, तीसरे साल के अंदर ये तीसरी रिंग, चौथे साल के अंदर ये चौथी रिंग। तो दरख्त की जो ग्रोथ होती है, एक तो ग्रोथ होती है उसकी लेंथ वाइज, और दूसरा जो उसकी मोटाई के सिम्प में ग्रोथ होती है वो इस तरीके से होती है। ये हर साल एक नई रिंग ऐड होती जाती है, इसको क्या कहते हैं, रिंग कहते हैं। तो हर नई रिंग जो ऐड हो रही है उसको क्या कह रहे हैं, हम एनुअल रिंग कह रहे हैं। तो एक एनुअल रिंग, मिसाल के तौर पर एक एनुअल रिंग ये आपको रेड कलर की नजर आ रही है जो आउटर है, और उससे अगले वाली एनुअल रिंग हम बनाते हैं किसी और कलर की जो वाज़े तौर पर नजर आए, ब्लैक कलर की, लेट्स सपोज। अब ये ब्लैक और रेड रिंग के दरमियान, ब्लैक और रेड रिंग के दरमियान अगर किसी किस्म की कोई खराबी पैदा हो जाती है, तो मतलब रिंग्स के दरमियान जो कोई खराबी पैदा हो उसको हम क्या कहते हैं, कप शेक्स कहते हैं। कप का क्रॉस सेक्शन कैसे होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो रिंग्स का क्रॉस सेक्शन भी कैसे होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो सर्कुलर फॉर्म के अंदर जो आपके पास कोई डिफेक्ट पैदा होता है उसको आप क्या कहते हैं, कप शेक्स कहते हैं। तो ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। दूसरा क्या है आपके पास, हार्ट शेक। तो हार्ट शेक ये कैसे पैदा होता है कि इसकी जो सबसे पहले ये रिंग है, सबसे पहली, सबसे जो इनर रिंग है, इस रिंग से लेकर तकरीबन लास्ट रिंग तक जाकर, तकरीबन लास्ट रिंग तक जाकर, तो ये ऐसे डायमेट्रिक फॉर्म के अंदर जो डिफेक्ट पैदा होता है उसको क्या कहते हैं, हार्ट शेक कहते हैं। इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। Heart shakes, the other type of shakes which develop in the maturity approaching trees whose inner part is under shrinkage. The shake spread from pith to sapwood following direction the medullary rays. तो किस फॉर्म में, सबसे अंदर वाला जो इसका हिस्सा होता है इसको क्या कहते हैं, पिथ कहते हैं, और सबसे आउटर जो इसकी लेयर होती है उसको क्या कहते हैं, सैप कहते हैं। तो पिथ से लेकर सैप तक अगर रेज की फॉर्म के अंदर डिफेक्ट पैदा होना शुरू हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, हार्ट शेक कहते हैं। इसी तरीके से आपके पास है ये रिंग शेक्स आर सिमिलर टू द कप शेक्स बट दे कंप्लीटली सेपरेट द एनुअल रिंग। तो ये देखिए रिंग शेक्स जो होते हैं, अब ये देखें जो आपके पास कप शेक्स हैं, तो कप शेक के अंदर ये आउटर रिंग और इनर रिंग जो है ये पूरी तौर पर एक दूसरे से जुदा नहीं हुई, बल्कि इसका थोड़ा सा हिस्सा एक दूसरे से जुदा हो जाता है। जबकि रिंग शेक्स के अंदर क्या होता है कि एक रिंग दूसरे रिंग के साथ मुकम्मल तौर पर अलहदा हो जाता है। ये देखने से भी आपको इनके दरमियान एक गैप नजर आता है या इनके दरमियान कोई एक डिफेक्ट नजर आता है। तो इनको आप क्या कहते हैं, इनको आप कहते हैं रिंग शेक्स।
और ये स्टार शेक क्या है? अब स्टार शेक आपको नजर आ रहा है कि इसकी जो सबसे आउटर लेयर होती है, उस आउटर लेयर के अंदर ये कट पैदा हो जाते हैं, ऐसे कट बन जाते हैं। इसको आप क्या कहते हैं? स्टार शेक कहते हैं। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं। स्टार शेक्स आर फॉर्म ड्यू टू द एक्सट्रीम हीट और सेवियर फॉरेस्ट एक्शन। दे डेवलप वाइडर क्रैक्स ऑन द आउटसाइड ऑफ टिम्बर फ्रॉम बार्क टू द सैपवुड। तो हार्ट शेक के अंदर क्या हो रहा था? सैप से लेकर बार्क तक पैदा हो रहा था, सॉरी, वो पैदा हो रहा था यानी कि उसके हार्ट से लेकर बाहर तक। स्टार शेक में क्या होता है? स्टार शेक के अंदर उलट शुरू होता है, उसके बाहर से लेकर उसके हार्ट तक ये आना शुरू हो जाते हैं, ये क्रैक्स। इनको हम कहते हैं स्टार शेक। इसी तरीके से आपके पास क्या है जी? रेडियल शेक्स। तो रेडियल शेक्स क्या है? आर डेवलप रेडियली फ्रॉम पिथ टू द बार्क। इसके अंदर क्या होता है? ये रेडियली आगे बढ़ते हैं फ्रॉम पिथ टू द बार्क या फ्रॉम पिथ टू द सैप, इसके आउटर तक। तो इसको हम क्या कहते हैं फिर? इसको हम कहते हैं रेडियल शेक्स। तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर जो डिफेक्ट पैदा हो रहा है, इसके हार्ट से लेकर बाहर तक एक डिफेक्ट पैदा हो रहा है, और दूसरा डिफेक्ट आप देख सकते हैं इनके रिंग्स के अंदर भी पैदा हो रहा है। तो रेडियल शेक्स के अंदर दो किस्म के ये डिफेक्ट आ जाते हैं हमारे पास। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी। तो कप शेक्स को अगर मजीद रियल फॉर्म में देखें तो ये आपके पास क्रॉस सेक्शन है। दीज आर कर्व्ड स्प्लिट्स विच सेपरेट द होल और पार्ट ऑफ एनुअल रिंग फ्रॉम एन अदर। तो एक रिंग दूसरी रिंग से कंप्लीटली या पार्शली, अगर आपके पास अगर पार्शली एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे तो वो कप शेक होगा, अगर कंप्लीटली जुदा हो जाएंगे वो क्या होगा आपके पास? रिंग शेक। दीज आर काज ड्यू टू द अनइक्वल ग्रोथ ऑफ द टिम्बर। तो अनइक्वल ग्रोथ ऑफ टिम्बर अगर होगी तो कप शेक या रिंग शेक आपके पास पैदा होगी इसके अंदर। इस तरीके से जो आपके पास हार्ट शेक है, हार्ट शेक की मोस्ट रियल फॉर्म जो है वो ये है, मोर रियल फॉर्म। दीज आर स्प्लिट्स अकरिंग इन द सेंटर ऑफ द ट्री। तो हार्ट है ना, तो सेंटर से पैदा हो रहा है। एंड रनिंग फ्रॉम पिथ, पिथ किसे कहते हैं? इनर मोस्ट पार्ट, टुवर्ड्स द सैपवुड फ्रॉम मेडुलरी या वस्कुलर टिश्यूज के थ्रू रेज। In some timbers, these splits are hardly visible, and in some timber these are quite permanent. किसी टिम्बर के अंदर ये मौजूद होते हैं हार्ट शेप, लेकिन आप आम आंख से उसे नहीं देख सकते, और लेकिन किसी टिम्बर के अंदर ये बहुत ही ज्यादा वाजे होते हैं, दूर से आप देख सकते हैं। हार्ट शेक आर caused due to the shrinkage of interior parts due to the age। तो ये किस वजह से होते हैं? उसके अंदर वाले हिस्से की श्रिंकेज की वजह से अगर पैदा हो, यानी वक्त गुजरने के साथ साथ इसके अंदर वाले हिस्से की श्रिंकेज, अंदर वाले हिस्से में अगर श्रिंकेज होगी तब ये पैदा होगी। A heart shake straight across the trunk is not a serious defect। तो ये कोई इतना खास सीरियस डिफेक्ट इसको कंसिडर नहीं किया जाता। और इसी तरीके से ये जो स्टार शेक्स है आपके पास ये है जी। These are splits which radiate from the center of the timber or from the bark outer। bark किसे कहते हैं? outer side की कहते हैं। तो स्टार शेक्स जो होते हैं ये कभी कभार सेंटर से भी शुरू होते हैं, लेकिन अमूमी तौर पर आउटर साइड से शुरू होते हैं। रनिंग इन द प्लेन्स ऑफ मेडुलरी रेंज। मेडुलरी रेंज किसे कहते हैं? ये जो सेंटर से लेकर आउटर तक जो पाथ होता है इसको मेडुलरी रेंज कहते हैं। These occur due to the severe frost or the scorching heat of sun। तो अगर बहुत ही ज्यादा फ्रॉस्ट एक्शन हो या बहुत ही ज्यादा धूप हो, बहुत ही ज्यादा तेज सन की रेज हो, जब वो किसी टिम्बर के ऊपर पड़ेगी तो इस किस्म के उसके अंदर डिफेक्ट पैदा होंगे। इस तरीके से रेडियल रेज जो है ये आपके पास ये सामने नजर आ रही है। तो रेडियल रेज के अंदर आप ये देख सकते हैं कि बहुत से जो है वो सेंटर से लेकर उसके आउटसाइड तक जा रहे हैं, और कुछ जो है वो कंटिन्यूअसली सेंटर से लेकर आउटर तक नहीं जा रहे, बल्कि उनका पाथ तब्दील हो रहा है। दीज आर सिमिलर टू द स्टार शेक्स। तो स्टार शेक से तकरीबन तकरीबन मिलती जुलती होती हैं। अकर इन द फेल टिम्बर व्हेन एक्सपोज टू सन ड्यूरिंग द सीजनिंग। तो जब आप टिम्बर को काटने के बाद ड्यूरिंग द सीजनिंग इसको सूरज की रोशनी के अंदर रखें तब ये इस किस्म के इस पर शेक्स आते हैं। रेडियल शेक्स आर जनरली इरेगुलर
ये इर्रेगुलर, ये देखें ये जो लाइंस है ना इर्रेगुलर लाइन है, और ये जो अंदरूनी लाइन है ये रेगुलर लाइंस है। इर्रेगुलर एंड फाइन एंड न्यूमरस, और इसी तरीके से फाइन भी होते हैं, यानी कि बहुत ही उनके क्रैक जो होता है स्मॉल साइज क्रैक होता है, और लेकिन नंबर के अंदर काफी ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। इन दिस मैनी स्प्लिट्स आर अपेयर्ड। यहाँ पर मिसाल के तौर पर स्टार शेक, ये जो आपको रेज नजर आ रही है ये तो स्टार शेक्स वाली है। ये जो मेन रेज आपको नजर आ रही है ये और ये वाली, ये स्टार शेप्स वाली है कि सेंटर से लेकर आउटर तक जा रही है। इसके अलावा जो आपको ये हल्के हल्के क्रैक्स नजर आ रहे हैं, ये किसकी वजह से है? इसको क्या कहते हैं? इसको रेडियल शेक्स कहते हैं, जो छोटे छोटे क्रैक्स हैं। तो ये तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं और ये इरेगुलर होते हैं, यानी कि एक क्रैक जो है ना वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, उसके बाद उसने अपना पाथ चेंज कर लिया। इसी तरीके से एक क्रैक यहाँ से लेकर यहाँ तक आया और यहाँ पर आकर रुक गया। तो ये क्या होते हैं? इरेगुलर होते हैं और नंबर में काफी ज्यादा होते हैं। Medullary rays. These are thin horizontal veins radiating from the pith towards the bark. तो सेंटर लाइन से लेकर आउटर साइड तक अगर ऐसे हम लाइन खींचे, इसको हम क्या कहते हैं? मेडुलरी रेज कहते हैं। These carry sap from outer side to the inner side. तो इसके अंदर क्या होता है? सैप, सैप क्या होता है? उसका अपना जो सोल्यूशन उसके अंदर मौजूद होता है। तो ये इसके सारे आप ये देख सकते हैं। डेड बार्क सबसे बाहर वाला जो हिस्सा होता है, लाइव बार्क उसके अंदर वाला जो हिस्सा होता है, कैम्बियम लेयर उससे मजीद अंदर वाला हिस्सा, सैपवुड जहां पर ये पूरी बार्क खत्म होता है, यानी कि उसके जो बाहर वाली सरफेस आपको नजर आती है दरख्त की, जहां पर वो खत्म होती है उससे आगे सैपवुड शुरू होती है। इस तरीके से हार्टवुड क्या होती है? जब आप सैपवुड से मजीद सेंटर की तरफ मूव करेंगे तो जहां पर टिम्बर का कलर जो है या ज्यादा लाइट कलर का हो जाएगा या ज्यादा डार्क कलर का हो जाएगा, तो वो हार्टवुड होगी। इस तरीके से जो ग्रोथ ऑफ रिंग्स हो रही है उसको बताया गया है। और जो दो पिथ है, पिथ या सेंटर, तो इसको सेंटर को पिथ भी कहते हैं। और मॉड्यूलरी रेस क्या होती है? मॉड्यूलरी रेस ये इनको बताया गया, ये क्रैक्स को। इस तरीके से तीसरा है जी हमारे पास ट्विस्टेड फाइबर। When the tree in its younger age is exposed to high speed winds, the fibers of wood gets twisted. This type of wood is not suitable for sawing, so this can be used for making poles or posts. तो ट्विस्टेड फाइबर क्या होते हैं? जब कोई दरख्त अपनी यंगर एज के अंदर किसी हाई स्पीड विंड वाले एरियाज के अंदर हो, तो उसके जो वुड फाइबर्स हैं वुड के, वो ट्विस्ट हो जाते हैं। तो जब ट्विस्ट हो जाते हैं तो आप उसको आरी के साथ काट के किसी डिजायर शेप में तब्दील नहीं कर सकते, बल्कि आप उसे क्या करते हैं, उसकी उसको वैसे ही रहने देते हैं। उसको अगर टिम्बर वो काट भी लें उसको वैसे ही रहने देते हैं, उसकी मदद से या आप पोल बना देते हैं या आप पोस्ट बना देते हैं, यानी खंबे टाइप काम करते हैं, उससे लेते हैं। उसके बाद है जी आपके पास अपसेट्स। Upsets are defect of timber in which the fibers of wood are crushed or compressed by fast blowing winds or inappropriate chopping of tree। या फास्ट ब्लोइंग विंड की वजह से होता है अपसेट, या इनअप्रोप्रिएट चॉपिंग ऑफ ट्री, दरख्त को गलत तरीके से काटने की वजह से होता है। इसको आप क्या कहते हैं? अपसेट कहते हैं, अपसेट्स कहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं इसके जो फाइबर जा रहे हैं, तो फाइबर सीधा जाते हुए ये इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। इस तरीके से हमारे पास पांचवा जो डिफेक्ट है वो क्या है जी? रिनगेल्स। रिनगेल्स आर कर्व swelling of tree which are formed at a point where a branch of tree is improperly removed or fell। तो ये देख सकते हैं आप इसका क्रॉस सेक्शन। तो इसके ऊपर होता क्या है कि कोई यहाँ पर ब्रांच निकली हुई होती है, तो ब्रांच निकली हुई होती है, उस ब्रांच को आप अगर इम्प्रॉपरली काट लें तब वो जो निशान है वो हमेशा के लिए उस टिम्बर के ऊपर रह जाता है। तो
इसको आप क्या कहते हैं, रिंड गैल्स कहते हैं। इस तरीके से आपके पास है जी बल्स। Bulbs are uneven projection on the body of tree during its growth. These are mainly due to the effect of shocks and injuries receiving by tree during the young age. तो यंग एज के अंदर अगर कोई दरख्त का तना के ऊपर इंजरीज आ जाए काफी सारी तादाद में, तो ये आप देखेंगे इस किस्म की इरेगुलर शेप्स उसके ऊपर पैदा हो जाती है, बार्क के ऊपर पैदा हो जाती है, जिसको आप क्या कहते हैं, बल्ब्स कहते हैं। तो जब ऐसे टिम्बर को आप अपने डिजायर शेप के अंदर चेंज करेंगे तो आपको काफी ज्यादा मुश्किल होगी। उसके बाद है जी वाटर स्टेन। व्हेन द वुड इज इन कांटेक्ट विद वाटर फॉर सम टाइम, द वाटर विल डैमेज द कलर ऑफ वुड एंड फॉर्म्स अ स्टेन ऑन इट्स सरफेस। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड वाटर स्टेन। तो वाटर स्टेन पानी का दाग। तो जाहिर सी बात है जब टिम्बर के साथ पानी अटैच रहेगा तो अपना कोई ना कोई उसके ऊपर रंग छोड़ेगा या उसका कलर टिम्बर का खराब कर जाएगा, जिसको आप क्या कहते हैं, वाटर स्टेन कहते हैं। उसके बाद है जी केमिकल स्टेन। ऐसे दाग धब्बे जो केमिकल चेंजेस की वजह से लग जाए। केमिकल स्टेन इज फॉर्म ऑन द वुड बाय द एक्शन ऑफ एनी एक्सटर्नल केमिकल एजेंट्स लाइक रिएक्शन बाय गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के अंदर मिसाल के तौर पर आपने टिम्बर काट के रख दिया, तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस मौजूद होंगी, वो गैसेस अगर टिम्बर की सरफेस के साथ कोई केमिकल रिएक्शन करती हैं, तो रिएक्शन करने के बाद अगर कोई निशान छोड़ जाती है, उसको आप क्या कहते हैं, केमिकल स्टेन कहते हैं। द स्टेन एरिया गेट्स डिसकलर्ड इन दिस इफेक्ट। आप ये देख सकते हैं कि जिन जिन एरिया का रंग खराब हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, केमिकल एक्शन की वजह से। डेड वुड। The wood obtained from the cutting of a dead tree is light in weight and is actually defective. It is reddish in color and its strength is very less. तो ऐसा ट्री जो कि डेड हो चुका हो, पहले से आपके काटने से पहले डेड हो चुका हो, यानी उसके ऊपर कोई सरसब्ज टहनियाँ या पत्ते वगैरह ना हो, तो वो क्या होता है, डेड ट्री होता है। उसका वेट कम हो चुका हुआ होता है, उसको आप काटते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ भी कम होती है और उसके अंदर वाली जो स्किन होती है वो कंपैरेटिवली ज्यादा रेडिश होती है। उसके बाद है जी आपके पास नॉट्स। द सेंट्रल part or stem of tree is majorly used in conversion of timber। तो जो असल इसका दरख्त का हिस्सा होता है, फाउंडेशन से लेकर टॉप तक, जो उसका स्टेम होता है जिसको हम तना कहते हैं उर्दू में, तो वो असल हिस्सा होता है जिससे आप मैक्सिमम वुड हासिल कर सकते हैं। ब्रांचेस फ्रॉम द स्टेम आर रिमूव्ड एंड होल राउंडेड स्टेम इज टेकन। तो फाउंडेशन से लेकर टॉप तक उसके ऊपर जो ब्रांचेस होती हैं आप उसको रिमूव कर देते हैं। बट द बेस ऑफ ब्रांचेस फॉर्म्स अ मार्क ऑन द स्टेम। लेकिन ब्रांचेस ने जो जहां से मिसाल के तौर पर ये फाउंडेशन से लेकर टॉप तक है, तो अगर ये एक बीच में ब्रांच निकल रही है, इसको जब आप काटेंगे तो ये ब्रांच तो कट जाएगी लेकिन इसका निशान यहाँ पर रह जाएगा। तो ये जो निशान होता है इसको आप क्या कहते हैं, नॉट्स कहते हैं। दिस डार्क कलर स्टेन आर ड्यू टू द कंटिन्यूटी ऑफ वुड फाइबर्स। These dark colored ring are known as knot। तो ये जो डार्क कलर के रिंग होते हैं इसको आप क्या कहते हैं, नॉट्स कहते हैं। उसके बाद है आपके पास कोर्स ग्रेन्ड। द एज ऑफ ट्री कैन बी नोन बाय नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स। तो हर साल एक नई तह चढ़ती है उसके क्रॉस सेक्शन के गिर्द। तो किसी दरख्त की उम्र कितनी है आप उसकी एनुअल रिंग देख के बता सकते हैं कि उसकी उम्र कितनी है। मिसाल के तौर पर अगर उसके ऊपर अंदर 30 एनुअल रिंग है, इसका मतलब है उसकी उम्र 30 साल है। द गैप बिटवीन द एनुअल रिंग्स इज वेरी लार्ज। दिस टाइप ऑफ ट्री आर कॉल्ड एज कोर्स ग्रेन ट्रीज एंड टिम्बर ऑब्टेन फ्रॉम देम इज लेस स्ट्रेंथ। तो इसी तरीके से जो फास्ट ग्रोइंग ट्री होता है उसकी द गैप बिटवीन द एनुअल रिंग्स इज वेरी लार्ज। उनकी जो एनुअल रिंग के दरमियान गैप होता है वो क्या होता है, काफी ज्यादा होता है और उसकी स्ट्रेंथ भी कम होती है। तो उसको आप क्या कहते हैं, कोर्स ग्रेन कहते हैं। तो ऐसा दरख्त जो बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो करे, उनकी एनुअल रिंग के दरमियान गैप बहुत ज्यादा आ जाता है, तो जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है और देखने में इस शेप का नजर आता है और उसको आप कोर्स ग्रेन कहते हैं। Foxiness. When the timber is stored without proper ventilation,
The tree's growth near the bank of water bodies and over mature tree may be exhibit this type of defect. Foxiness is generally indicated by red or yellow spots. तो अगर मिसाल के तौर पर आपने टिम्बर को सही तरीके से स्टोर नहीं किया, प्रॉपर वेंटिलेशन उसके अंदर नहीं होती रही, तो उससे क्या होगा, उस माहौल के अंदर नमी पैदा हो जाएगी और नमी के पैदा होने की वजह से क्या होगा, फॉक्सीनेस। फॉक्सीनेस क्या होता है, या वहां पर रेड कलर के स्पॉट पे लग जाएंगे या वहां पर येलो कलर के। जिस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि इसका आउटर वाला हिस्सा जो है ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंदर वाला हिस्सा बिल्कुल रेड है। या यूं भी कह सकते हैं कि इसका इनर वाला हिस्सा बिल्कुल रेड है और आउटर वाला हिस्सा फॉक्सीनेस की वजह से येलो हो चुका है। उसके बाद है ये ड्रक्सीनेस। The druxiness is the defect of timber in which the top surface of timber indicates white spot. These spot will give the access to fungi. तो अगर टिम्बर की सरफेस के ऊपर आपको व्हाइट कलर के स्पॉट नजर आना शुरू हो जाए तो उसको आप ड्रक्सीनेस कहते हैं। और इसी की वजह से फिर आगे फंजाई भी होती है। फंजाई वाला डिफेक्ट आगे इसी की वजह से पैदा होता है। इस तरीके से क्या है, कैलस। द वाउंड ऑफ ट्री इज कवर्ड बाय सॉफ्ट स्किन विच इज कॉल्ड कैलस। तो अगर किसी दरख्त को कोई वाउंड लग जाता है, या मिसाल के तौर पर एक दरख्त अपनी जगह के ऊपर, यह आपने दरख्त नहीं काटा, उसकी कोई एक शाख काट दी, ब्रांच काट दी, तो उस जगह के ऊपर जो उसकी फीलिंग होगी वो सॉफ्ट स्किन से होगी। तो उस सॉफ्ट स्किन को वाली जगह को आप क्या कहेंगे, कैलस कहेंगे। अच्छा, फंजाई का हमने क्या पढ़ा था कि ड्रक्सीनस की वजह से वाइट कलर के स्पॉट पैदा होना शुरू हो जाते हैं और वही वाइट स्पॉट आगे जाकर फंजाई की वजह बनते हैं। तो फंजाई के अंदर फिर आप आगे देख सकते हैं 7 किस्म के डिफेक्ट हैं। ड्राई रॉट, वेट रॉट, ब्राउन रॉट, वाइट रॉट, ब्लू स्टेन, हर्ट रॉट और सैप स्टेन। तो ये आपके पास 7 किस्म के डिफेक्ट्स हैं। ड्राई रॉट इन टिम्बर क्या है, ये आपके सामने है, इस स्लाइड को आप एक बार पढ़ लें गौर से। तो ड्राई रॉट क्या होता है, ड्राई रॉट की वजह से टिम्बर जो है वो पाउडर फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाता है। ड्राई रॉट इज कॉज्ड बाय certain type of fungi which actually eat wood for their living। तो कोई इसके अंदर बायोलॉजिकल फिनोमिना होना शुरू हो जाता है और वही बायोलॉजिकल फिनोमिना इस उस बायोलॉजिकल फिनोमिना को प्रोसीड करने के लिए उस वुड को ईट करने की जरूरत पड़ती है, खाने की जरूरत पड़ती है। दे मेक फूड बाय कन्वर्टिंग टिम्बर इनटू द ड्राई पाउडर। तो वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होता है वो टिम्बर को पाउडर की फॉर्म में चेंज करना शुरू कर देता है। दिस अकर मेनली व्हेन देयर इज नो वेंटिलेशन ऑफ एयर। अमूमी तौर पर ये उस वक्त होता है जहां पर आपने टिम्बर स्टोर किए हुए हैं, वहां पर वेंटिलेशन का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। और इफ द वुड इम्प्रॉपरली सीजन, या आपने वुड को अच्छे तरीके से सीजन करके स्टोर नहीं किया। और दूसरा इसका पॉइंट है एब्सेंस ऑफ सनलाइट, dampness, presence of sap will increase the growth of dry rot causing the fungi। तो जहां पर आपने टिम्बर को स्टोर किया हुआ है, अगर वहां पर सनलाइट की कमी है और माहौल के अंदर डैम्पनेस है यानी कि नमी काफी ज्यादा है, और तीसरा प्रेजेंस ऑफ सैप यानी कि उसका अपना ब्लड मौजूद है वुड के अंदर, अच्छे तरीके से सीजनिंग नहीं हुई, तो अमूमी तौर पर यही 3 वजह होती हैं जो कि फंजाई को मजीद तेज कर देती हैं और टिम्बर जो है वो पाउडर फॉर्म में तेजी से तब्दील होने लगता है। दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग वेल सीजनड वुड and also by painting the timber surface with the copper sulfate। तो अच्छे तरीके से अगर आप सीजनिंग कर लें
तो वुड ड्राई रॉट से बचा रह सकता है। और दूसरा इसका ये हो सकता है कि अगर आप उसके ऊपर कॉपर सल्फेट की पेंटिंग कर लें तब भी आपका टिम्बर महफूज रह सकता है। उसके बाद है ये वेट रॉट इन टिम्बर। वेट रॉट इज caused by fungi which decomposes the timber and convert it into the grayish brown powder form. Wet rot causing fungi growth mainly when there is alternate dry and wet condition in the timber. अगर कोई टिम्बर ऐसी जगह पर मौजूद है जहां पर वो खुश्क और तर यानी कि ड्राई हो रहा है फिर वेट हो रहा है, वेट हो रहा है, ड्राई हो रहा है, वेट हो रहा है, ड्राई हो रहा है, तो जहां पर ये कंडीशन आ जाए तो यहाँ पर वेट रॉट पैदा होना शुरू हो जाता है और टिम्बर जो है वो ग्रेइश ब्राउन पाउडर की फॉर्म में चेंज होने लगता है। ब्राउन रॉट इन टिम्बर। The cellulose compounds of wood are consumed by certain type of fungi which then makes the wood brownish, and then this defect is called the brown rot। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके अंदर टिम्बर जो है ब्राउनिश कलर के अंदर चेंज हो जाए उसको आप क्या कहते हैं? ब्राउन रॉट टिम्बर। इसी तरीके से व्हाइट रॉट टिम्बर। सम टाइप्स फंजाई अटैक lignin of wood अब ये पता नहीं क्या है, and leaves the cellulose compound, hence the wood will turn into the white color which is called white rot। तो अगर फंजाई के रिएक्शन की वजह से इसका कलर व्हाइट हो जाए तो इसको आप क्या कहते हैं? व्हाइट रॉट टिम्बर कहते हैं या व्हाइट रॉट डिफेक्टिव टिम्बर कहते हैं। इसी तरीके से ब्लू स्टेन इज अ डिफेक्ट caused by some kind of fungi which make the timber bluish color। तो जिस बायोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से इसका कलर ब्लू हो जाए तो उसको आप क्या कहेंगे? ब्लू स्टेन इन टिम्बर। हार्ट रॉट इन टिम्बर। हार्ट रॉट इज caused in the tree when the heartwood is attacked by fungi through its newly formed branch। This type of fungi make the tree hollow and consuming heartwood। This defect is known as heart rot। तो अगर दरख्त का जो सेंटर वाला हिस्सा है उसके ऊपर किसी तरीके से फंजाई हमलावर हो जाए तो वहां पर एक बायोलॉजिकल प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू हो जाता है और सेंटर से वो टिम्बर जो है खोखला होना शुरू हो जाता है, पाउडर फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? हार्ट रॉट इन टिम्बर। इस तरीके से आपके पास है सैप स्टेन इन टिम्बर। When the moisture content in the timber is more than 25%, some types of fungi attacks the sapwood and makes it discolored। This type of defect is known as sap stain। तो सैप उसका बैरूनी हिस्सा को हम सैप कहते हैं टिम्बर के। तो अगर सैप के ऊपर बायोलॉजिकल एक्शन की वजह से उसका कलर चेंज हो जाए, उसके क्रॉस सेक्शन के ऊपर दाग धब्बे आना शुरू हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? सैप स्टेन इन टिम्बर। तो तीसरा था हमारे पास डिफेक्ट ड्यूरिंग द सीजनिंग। ये आपके पास 10 डिफेक्ट है जो ड्यूरिंग द सीजनिंग उसके अंदर पैदा हो जाते हैं। जब आप दरख्त काटते हैं तो उस वक्त ये डिफेक्ट मौजूद नहीं होते, लेकिन जब उसको आप सीजन करने की कोशिश करते हैं तो उसके दरमियान ये डिफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। तो ये 10 डिफेक्ट है आपके पास, आप देख लीजिए एक बार। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्या है? वो यानी इसके अंदर झुकाव का पैदा हो जाना। ये आप देख सकते हैं कि उसके किनारे जो है वो अपनी जगह से उठ गए हैं और ये कन्वेक्स की फॉर्म में ये चेंज हो गया है। When the converted timber is stored for a longer time, some timber planks may have curve along its length which is known as bow। तो ये जो कर्व है ना, जो इसके अंदर झुकाव पैदा हो चुका है, इसको आप क्या कहते हैं? बो कहते हैं। किस वजह से होता है? जब आप
कन्वर्टेड टिम्बर को, यानी कि टिम्बर को आपने डिजायर शेप के अंदर चेंज कर लिया, लेकिन उस शेप को ज्यादा अरसे तक इस्तेमाल आपने नहीं किया, तो उसकी वजह से ये बो का डिफेक्ट आ जाता है। दूसरा है आपके पास कप। अब बो जो है उसके अंदर क्या है, लेंथ वाइज इसके अंदर झुका हुआ है, लेकिन यहाँ पर कप के अंदर क्या आता है, कप के अंदर चौड़ाई की सिमत में झुकाव आता है। तो इसको कप कहते हैं, द टिम्बर प्लैंक आर कर्व्ड अलोंग इट्स width then it is called cupping timber। इस तरीके से क्या है जी, चेक चेक इज फॉर्म्ड ऑफ क्रैक, फॉर्मेशन ऑफ क्रैक इन द वुड which is separate the wood fibers, they are formed due to the, तो ओवर सीजनिंग की वजह से इसके अंदर जो क्रैक्स पैदा हो जाते हैं उसको आप क्या कहते हैं, और क्रैक किसके अलोंग पैदा हो जाते हैं, वुड विच विल क्रैक द फूड फाइबर वुड फाइबर के जो क्रैक्स होते हैं उसको आप क्या कहते हैं, चेक कहते हैं। इसी तरीके से स्प्लिट है, split is formed when a check extends from one end to the other end, which will split the wood into the number of pieces। और इसी तरीके से चेक जो होते हैं ये बारीक क्रैक होते हैं, अगर ये बारीक क्रैक एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक पहुंच जाए और वाइड हो जाए तो उसको आप क्या कहते हैं, स्प्लिट कहते हैं। इस तरीके से ट्विस्ट, जो आपके पास टिम्बर ट्विस्टेड फॉर्म में चेंज हो जाए तो उसको ट्विस्ट कहते हैं। ट्विस्ट इज फॉर्म व्हेन द टिम्बर पीस इज स्पैरली distorted along its length, it looks like the propeller blade after twisting। तो ये क्या हो जाता है, बिल्कुल ट्विस्ट हो जाता है, यानी कि मुड़ जाता है। छठा है जी आपके पास हनी कॉम्बिंग। हनी कॉम्बिंग अकर इन द इनर पार्ट ऑफ द टिम्बर which cannot be identified by just seeing। तो आप उसकी सिर्फ सरफेस से देख के नहीं बता सकते, क्योंकि हनी कॉम्बिंग उसके अंदर प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। दिस इज मेनली ड्यू टू द स्ट्रेस डेवलप ड्यूरिंग ड्राइंग ऑफ टिम्बर। तो ड्राइंग ऑफ टिम्बर के दौरान थोड़ी सी स्ट्रेसेस पैदा होते हैं, उन स्ट्रेसेस की वजह से हनी कॉम्बिंग का फिनोमिना होता है जो आम आंख से नहीं देखा जा सकता। सातवां है आपके पास केस हार्डनिंग। Case is nothing but the top surface of wood, which dries rapidly during the seasoning, but the inner part didn't. Then this defect is called as case hardening। अगर मिसाल के तौर पर जब आप सीजनिंग कर रहे हैं उसकी, तो उसका जो अंदरूनी हिस्सा है, उसका जो अंदरूनी हिस्सा है वो देर से सूखा है और बैरूनी उसका हिस्सा उसका जल्दी सूख गया, तो उसकी वजह से ये केस हार्डनिंग का डिफेक्ट पैदा हो जाता है। Collapse during drying, some part of the wood may dry rapidly while some may not। Because of this improper drying, shrinkage of wood occurs which result the defect called collapse। तो अगर मिसाल के तौर पर टिम्बर की सीजनिंग आप कर रहे हो, और टिम्बर का सीजनिंग कैसे होती है कि हर हर हिस्से से बराबर बराबर उसके अंदर जो सॉल्यूशन मौजूद है वो सूखता जाए, लेकिन अगर ऐसा ना हो, किसी हिस्से से उसका सॉल्यूशन जल्दी सूख जाए और किसी हिस्से पर उसका सॉल्यूशन रहे, तो इसकी वजह से उसके अंदर एक श्रिंकेज पैदा होना शुरू हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोलैप्स कहते हैं। वार्प, the loss of shape of wood due to the stresses developed during drying is called warping। Cupping, bowing, twisting of wood come under warping। तो इसी तरीके से वार्पिंग के अंदर ये क्या होती है, ये सारी चीजें इकट्ठे हो जाती हैं। कौन कौन सी, बोइंग, ट्विस्टिंग और कपिंग, ये तीनों चीजें इकट्ठे होकर वार्पिंग हो जाती है, वार्पिंग में आती हैं। 10वां है आपके पास रेडियल शेक्स। तो रेडियल शेक्स हमने देखा था। The radial shakes are developed after the tree being felled down and exposed to sun for seasoning। In this case, the crack run radially from the bark to pith through the annual rings। तो रेडियल शेक्स हमने पहले पढ़ा था कि क्यों होते हैं, कि अगर मिसाल के तौर पर टिम्बर की सीजनिंग के लिए आप उसको सन के ऊपर रख देते हैं,
तो उसके अंदर जो काफी सारी तादाद में क्रैक्स, इरेगुलर क्रैक्स आ जाते हैं, उसको आप रेडियल शेक्स कहते हैं। और उसके बाद है जी डिफेक्ट इन टिम्बर ड्यू टू ड्यूरिंग कन्वर्जन। कन्वर्जन के दौरान जो डिफेक्ट आते हैं, डायगोनल ग्रेन है, टॉर्न ग्रेन है, चिप मार्क है और वेन है। तो पहले सबसे पहले आप मुझे बताएं कि यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी है जी? यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी है? कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी, मैं वेट कर रहा हूँ आपके जवाब का। आप दोबारा रिस्पांस नहीं दे रहे जी। ठीक हो गया जी। चले, उसके बाद है आपके पास डिफेक्ट्स ड्यूरिंग द कन्वर्जन। जब आप टिम्बर को डिफरेंट शेप के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं, उसके दौरान क्या क्या डिफेक्ट्स आ सकते हैं? सबसे पहले क्या है जी? डायगोनल ग्रेन डिफेक्ट इन टिम्बर। ये स्लाइड आप पढ़ लें एक बार काइंडली। So during the conversion of timber, different cutting saws are used. The cutting should be done properly. If there is any improper cutting by saw, then a diagonal grain will appear. तो इसी तरीके से कटिंग के दौरान अगर आपने सा को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, आरी को ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, तो जो एक रेगुलरिटी आपको नजर आ रही होती है उसके ग्रेन के अंदर, वो चेंज हो जाती है डायगोनल के अंदर, जो कि देखने में फिर बुरी लगती है। तो इसको क्या कहते हैं? डायगोनल ग्रेन डिफेक्ट। दूसरा क्या है आपके पास? टॉर्न ग्रेन। इन दिस कन्वर्जन many tools are used. If any of the tools or any other heavy things are dropped accidentally on the finished surface of timber, it will cause small depression which is called as torn. तो क्योंकि आप टिम्बर को आर्किटेक्चरल ब्यूटी के लिए भी यूज करते हैं, तो अगर टिम्बर की सरफेस के ऊपर कोई हैवी टूल गिर जाता है और उसकी सरफेस के ऊपर कोई निशान बन जाता है, तो वो देखने में बुरा लगता है। उसको आप क्या कहते हैं? टॉर्न ग्रेन कहते हैं। ये आपको सामने नजर आ रहा होगा ये। इसी तरीके से चिप मार्क। When the timber is cut through planing machine, the part of machinery may form chip marks on it. Usually they indicated by chips on the finished surface. तो इसी तरीके से अगर कोई मशीनरी आपने टिम्बर के ऊपर इस्तेमाल की है, टिम्बर के ऊपर आपने रख के कोई मशीनरी इस्तेमाल की है, तो उस मशीनरी के जो निशानात इसके ऊपर आ जाते हैं, उसको आप क्या कहते हैं? चिप मार्क कहते हैं। उसके बाद है जी आपके पास वेन। The edge part of timber log contain rounded edge on one side because of its original rounded surface. This rounded edge is called vein. तो इसका जो राउंडेड एज जो होता है, ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं? वेन कहते हैं। और ये देखने में दोबारा बुरा लगता है, तो इसको आप वेन डिफेक्ट के तौर पर डील करते हैं। और ये ओरिजिनली होता है, मतलब जब आप टिम्बर काटते हैं तो ये उसकी आउटर सरफेस जो है, ये किसी वजह से अगर कट चुकी हो पहले से, तो ये यहाँ पर वेन की फॉर्म में शो हो जाती है। डिफेक्ट इन टिम्बर ड्यू टू द इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट की वजह से जो मुख्तलिफ हशरात की वजह से जो टिम्बर के अंदर डिफेक्ट आते हैं, उसको क्या कहते हैं? डिफेक्ट्स ड्यू टू द इंसेक्ट। सबसे पहले क्या है जी? टर्माइट्स, बीटल्स, और आखिर में है मैरीन बोरर्स। तो इसको आप पढ़ लें जी एक बार।
तो टर्माइट्स इन टिम्बर क्या होते हैं? टर्माइट्स आर आल्सो नोन एज व्हाइट एंट्स which forms a colony inside the timber and eat the core part of the timber rapidly. टिम्बर का अंदरूनी हिस्सा वो मुसलसल खाते रहते हैं और आपको पता नहीं चलता. दे डू नॉट डिस्टर्ब द आउटर लेयर ऑफ टिम्बर, और वो आउटर लेयर टिम्बर की डिस्टर्ब नहीं करते. सो वन कैन नॉट आइडेंटिफाई देयर प्रेजेंस. इसी वजह से किसी को भी सिर्फ देखने में पता नहीं चलता कि उसके ऊपर टर्माइट्स का हमला हो चुका हुआ है. The trees in tropical and subtropical region are mostly affected by these termites. तो ट्री के जो अंदरूनी हिस्से होते हैं, जिसको ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल हिस्सा कह रहा है, तो वो बेसिकली इससे अफेक्ट होते हैं. तो दूसरा पॉइंट है इसका, however, some trees like teak, sal, etc. cannot be attacked by termites because of the presence of termite preventing chemicals in their cellulose part. तो बाज टर्माइट के अंदर बाज टिम्बर के अंदर इस किस्म के केमिकल मौजूद होता है नेचुरली कि उसको टर्माइट नहीं खाती. बेटल्स इन टिम्बर, ये जो दाग आपको छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, बेटल्स आर टाइप ऑफ इंसेक्ट्स विच डिस्ट्रॉय द सैप वुड ऑफ द ट्री एंड मेक्स द टनल लाइक होल फ्रॉम द bark. यूजुअली द डायमीटर ऑफ होल इज अराउंड 2 मिलीमीटर. उसके अंदर टनल्स टाइप अगर बन जाए तो उसको क्या कहते हैं? बेटल्स कहते हैं. और ये टनल 2 मिलीमीटर तक भी हो सकती है. दे कन्वर्ट सैपवुड इनटू द पाउडर फॉर्म एंड these holes are used by larvae of those beetles. Almost all hardwood trees can be prone to damage by these beetles. तो इस टनल के अंदर फिर क्या हो जाता है? उनके अंडे वगैरह होते हैं जिनसे मजीद बीटल पैदा होते हैं, मजीद इंसेक्ट उसके अंदर पैदा होते हैं. और तकरीबन तमाम हार्ड वुड जो होती है वो उसके ऊपर इस किस्म का डिफेक्ट लाजमी तौर पर आता है. मैरिन बॉर्डर बोरर्स इन टिम्बर. मैरिन बोरर्स are usually found near the coastal areas. They do not consume wood, but they make large holes of diameter up to 25 millimeter in timber to live inside it. तो ये भी हशरात की तरह, ये हशरात ही होते हैं. ये क्या करते हैं? तकरीबन 25 मिलीमीटर डायमीटर के होल बनाते हैं और उसके अंदर खुद रहते हैं. दे एक्सकेवेट अप और टू 60 मिलीमीटर डीप इन द वुड. और इन होल की डेप्थ तकरीबन 60 मिलीमीटर होती है. द वुड अटैक्ड बाय मैरिन बोरर्स इज ऑफ लेस स्ट्रेंथ एंड डिसकलर्ड. तो जिसके ऊपर मैरिन बोरर का अटैक हो जाए तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, उसका कलर भी खराब हो जाता है. दे कैन अटैक ऑल टाइप ऑफ ट्री प्रेजेंट इन देयर रीजन. तो मैरिन रीजन के अंदर जितने भी दरख्त मौजूद होते हैं उसके ऊपर इनका हमला हो सकता है. तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया जी डिफेक्ट्स इन टिम्बर. और अगला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? डिटेरियोरेशन ऑफ टिम्बर और डिके इन टिम्बर. तो यहाँ पर ये मीटिंग क्लोज करते हैं. दोबारा आपको मैं नई मीटिंग का इनविटेशन भेजता हूँ.